आरएएस का एग्ज़ाम कोई निरंतरता मतलब कभी स्थगित हो जाता है, कभी कैसे हो जाता है, लेकिन फिर भी आपने अपने आप को मोटिवेट रखना, ये आपके अंदर एक अहम बात थी, वो किस प्रकार रखी आपने? अ, हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है कुछ दिनों पहले राजस्थान पीसीएस का रिज़ल्ट आया था, उसमें सर का 78 रैंक के साथ अंतिम रूप 178 रैंक के साथ अंतिम रूप से चयनित हुए। सर, मैं सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। धन्यवाद आपको। सर, सबसे पहले आपका मेरा क्वेश्चन रहेगा कि सर आपका नाम और शैक्षणिक पृष्ठभूमि और पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में हमें बताइए। जी सर, मेरा नाम प्रकाश कुमार है। मैं बाड़मेर ज़िले से आता हूँ। मेरे पिताजी खेती करते हैं। मैंने 11th और बीए जयपुर से किया था। उसके बाद मैंने आरएसए की तैयारी भी जयपुर से ही की थी। जी सर। सर, मतलब दूसरा क्वेश्चन रहेगा कि सर आपने मतलब जो ये आरएएस बनने का मेन फोकस किया है, तो इसका मेन उद्देश्य क्या था आपका? सर, मुझे सबसे पहले अपनी प्रेरणा मुझे मेरे दादाजी से मिली थी। दादाजी कई बार मुझे बाहर ले जाते थे तहसील भवन में, तो वहाँ मुझे बताते थे कि इनका क्या कार्य होते हैं और आपको भी ऐसा जो समाज के कुछ विकास में जो योगदान है वो देना चाहिए, ऐसा बनकर तहसीलदार बनकर एसडीएम बनकर। तो मुझे सबसे पहले प्रेरणा मुझे मेरे दादाजी से मिली। और दूसरी बात कि जब मैंने तैयारी शुरू की, तब मुझे भी कहीं ना कहीं लगा कि ऐसा कुछ काम करता हूँ जिससे समाज को विशेषकर लाभ हो सके, इसलिए मैंने आरएस की तैयारी शुरू की थी उस समय। सर, अंतिम रूप से जब आरएएस का आपका मतलब फाइनल रिजल्ट आया, तब आपको कैसा फील हुआ? और आपके पेरेंट्स का कॉल आया, आपके फ्रेंड का कॉल आया, तब आपको कितनी खुशियाँ हुई? तब आपको कैसा फील हुआ? बिल्कुल, मुझे खुशी तो बहुत हुई थी, क्योंकि मेरा ये पहला ही प्रयास था और पहले ही प्रयास में 178 रैंक मिलना मुझे ठीक लगा, इसलिए मैंने बहुत खुशी हुई थी। दोस्तों का कॉल आए, घर वालों के कॉल आए, तो बहुत ज़्यादा प्रशंसा हुई थी और मुझे ठीक लगा था। और मैं कोशिश करूँगा मैं फिर से अपनी रैंक को बेहतर करने के लिए, ताकि बेहतर रैंक प्राप्त कर सकूँ मैं। अच्छा, आपके इस सफलता का श्रेय आपका किसको देना चाहेंगे? सबसे पहला श्रेय तो मैं मेरे जो दादाजी हैं, स्वर्गीय दादाजी, उनको देना चाहूँगा। दूसरा, मुझे मेरे चाचा जी से प्रेरणा मिली थी, उन्होंने मेरा बहुत सहयोग किया था। और तीसरा, मैंने जयपुर से जो कोचिंग की थी स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी, मैं उसको भी उसका श्रेय देना चाहूँगा। बिल्कुल सर। अच्छा सर, आप कितने टाइम से यहाँ जयपुर में रह रहे हो? मैंने जयपुर 2011 में आया था। उसके बाद 10 साल हो गए मुझे जयपुर में रहते हुए। अब फाइनली मेरा सिलेक्शन हुआ है इसमें। सर, जैसे कि आपने बताया कि 10 साल से रह रहे हो, आरएएस का एग्ज़ाम कोई निरंतरता मतलब कभी स्थगित हो जाता है, कभी कैसे हो जाता है, लेकिन फिर भी आपने अपने आप को मोटिवेट रखना, ये आपके अंदर एक अहम बात थी, वो किस प्रकार रखी आपने? आरएस के एग्ज़ाम के बारे में जैसा कि कहा जाता है कि ये धैर्य का एग्ज़ाम है, तो बिल्कुल सही बात कहूँगा दोस्तों मैं, क्योंकि जिस हिसाब से ये आरपीएससी का एग्ज़ाम जितना टाइम लगता है, 3-4 साल लगते हैं, तो उसमें आपको धैर्य की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। धैर्य और निरंतरता, यदि आप ये 2 चीज़ जो आपके पास हैं, तो आप निश्चित तौर पर आरएएस बन सकते हैं, मेरा ऐसा मानना है। और सर, आप क्या टाइम टेबल फॉलो करते थे? आपकी स्ट्रेटजी क्या थी? आप मतलब आप रणनीति बनाते थे, एक मतलब एक डे की रणनीति थी या फिर आप हफ्ते की रणनीति थी? पूरा आप किस प्रकार अपने आप को मेंटेन करते थे? सबसे पहली रणनीति मेरी थी कि कैसे पढ़ा जाए, टाइम टेबल क्या होना चाहिए आपका। तो मेरा ये टाइम टेबल था कि मैं सुबह उठ के जल्दी उठ के पढूँ, लाइब्रेरी जाऊँ। उसके बाद मेरा जो टाइम टेबल था बिल्कुल व्यवस्थित रहे, उसमें किसी प्रकार कोई गड़बड़ ना हो सकता था कभी कभी हफ्ते में एक बार एंजॉय हो सकता था मेरा। बाकी 6 दिन मेरा ये रेगुलरिटी रहती थी कि मैं 6 दिन का मेरा जो टाइम टेबल था, लाइब्रेरी जाने का, आने का, खाने का, बिल्कुल ही व्यवस्थित था। उसके बाद मेरा जो स्ट्रेटेजी थी, मेरी हफ्ते भर की स्ट्रेटेजी थी। मैं एक सप्ताह जो मेरा टेस्ट होता था कोचिंग में, मैं उसके हिसाब से अपनी रणनीति बनाता था, ताकि किस प्रकार से एक हफ्ते जो टेस्ट था उसमें सुधार किया जाए, उसको किस प्रकार से पढ़ा जाए। तो मेरी स्ट्रेटेजी हफ्ते पे निर्भर करती थी। मैं टारगेट रहता था कि मुझे इस हफ्ते ये काम करना है, मुझे इस हफ्ते पॉलिटी पढ़नी है, अगले हफ्ते मुझे हिस्ट्री पढ़नी है। ऐसे हफ्ते एक वीक में मैं तैयारी करता था, ताकि और अधिक से अधिक मैं रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान देता था। बार बार रिवीजन, हर एक चीज़ जो नोट्स है, कम कंटेंट को पढ़कर उसी कंटेंट को बार बार कैसे पढ़ाया जाए, उस पर सबसे ज़्यादा मेरा ध्यान था। और अधिक से अधिक टेस्ट दिए मैंने मेरी कोचिंग में,
उसी वजह से मुझे लगता है कि मुझे सफलता मिली है। बिल्कुल सर। और सर अब आप आखिरकार आरएएस बन गए, तो आप समाज के लिए आप क्या मतलब बढ़िया अच्छे योगदान दे पाएंगे? मुझे लगता है कि जो समाज के जो वंचित वर्ग हैं, विशेषकर जो गरीब हैं, जो मज़दूर हैं, उनकी मैं किस प्रकार से सहायता कर पाऊँगा, अभी तो मुझे इस विषय में ज़्यादा जानकारी है नहीं। जब मैं जाऊँगा बन के, तब मुझे पता लगेगा मैं उनकी किस प्रकार से मदद कर सकूँ। सबसे ज़्यादा मुझे प्रेरणा उन्हीं लोगों से मिलती थी। जब मैं उनको देखता था तो मुझे प्रेरणा उन्हीं से मिलती थी, तो मैं उन्हीं लोगों के लिए सेवा करना चाहूँगा। बिल्कुल सर। अच्छा सर, आपने कौन कौन सी बुक लिस्ट, एक ऐसी बुक लिस्ट बताइए जैसे जस्ट 12th के बाद जो सिविल सेवा एस्पिरेंट है आते हैं, तो उनको पता नहीं होता कि मैं कौन सी बुक पढ़ूँ, कहाँ से करूँ, कोचिंग ज्वाइन करूँ, वो करूँ, कुछ पता नहीं होता है। तो एक आप पर्टिकुलर एक ऐसी बुक का नाम बताइए सब, जो भी 4-5 बुक हो, वो पढ़ने से आपकी मतलब नींव मजबूत हो जाती है। बिल्कुल, जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि पॉलिटी के बारे में जैसे कि कहा जाता है कि एम लक्ष्मीकांत। जी सर। तो वो मैंने बिल्कुल ही पूरे तो नहीं पढ़ सकता मैं, लेकिन जहाँ तक हो सकता था कि मैं लक्ष्मीकांत को फॉलो करता था, अधिक से अधिक पढ़ने की कोशिश करता था। एक बड़ी सी बुक है, उसको आप हर बार पूरा नहीं पढ़ सकते थे, तो मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए उस लक्ष्मीकांत से भी, उसकी किस प्रकार से। और सबसे बड़ी बात है कि सिलेबस के हिसाब से सिलेबस का सबसे बड़ा योगदान होता है कि किस प्रकार से सिलेबस का योगदान लिया जा सके। उसके अलावा हिस्ट्री में मैंने बर्नवाल को भी फॉलो किया था। नहीं सॉरी सर, मैं हिस्ट्री में मैंने रामचरण शर्मा की थी, विपिन चंद्रा की थी, और ज्योग्राफी में जो थी बर्नवाल की, महेश कुमार बर्नवाल जी की थी, उनकी बुक्स मैंने पढ़ी थी। इस प्रकार ज़्यादा बुक्स तो मैंने नहीं प्रीफर की थी। जो नोट्स थे मेरे जो कोचिंग के थे, उनको ज़्यादा मैंने ध्यान दिया, बार बार उन्हीं पे ज़्यादा ध्यान दिया, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम में जब बहुत कम टाइम बचता है आपके पास, तो रिवीजन करने के लिए आपको बहुत जो संक्षिप्त में जो चाहिए होता है वो आपको कोचिंग से ही मिल सकता है। इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि नोट्स शॉर्ट रखें। बिल्कुल। अच्छा, कहते हैं कि एनसीईआरटी का भी इसमें बहुत रोल होता है, तो इसके बारे में आपने एनसीईआरटी पढ़ी या एनसीईआरटी के नोट्स बने, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? एनसीईआरटी बिल्कुल मैंने पढ़ी तो थी, ज़्यादा तो मुझे एनसीईआरटी की समझ नहीं थी, लेकिन एनसीईआरटी मैंने ज़रूर एक बार पढ़ी थी। बेसिक जो थी मेरी हिस्ट्री में जहाँ काम आ सकती थी, हिस्ट्री की मैंने पढ़ी, और जो राजस्थान अध्ययन की जो बुकें हैं राजस्थान में काम आती है, आरएस के विशेषकर, तो वो मैंने बुक्स पढ़ी थी। बिल्कुल। अच्छा सर, आप आरएएस के बारे में बताइए कि आरएएम प्रीलिम्स में इतने मार्क्स, प्रीलिम्स के मतलब प्रीलिम्स से पहले कितने लोग जुड़ते हैं, कितने लोग एग्ज़ाम देते हैं, देन प्रीलिम्स में कितने सिलेक्शन होता है, उसके बाद में मेंस में कितना, इंटरव्यू में कितना, और कितने मार्क्स आने चाहिए, और थोड़ा बहुत इन्हें अवगत कराइए। 4 लाख, लगभग 4 लाख के स्टूडेंट्स जो हैं वो देते हैं, लगभग प्री देते हैं। तो 4 लाख में से जो 15,000 हैं उनका सिलेक्शन होता है, 15 से 20,000 के बीच उनका सिलेक्शन होता है मेंस के लिए। और प्री की में जहाँ तक मुझे प्री की रणनीति मेरी थी कि चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन किया जाए और करंट पे फोकस किया जाए, और जो पहले के जो पेपर थे, प्रीवियस एजुकेशन पेपर, उनसे भी हेल्प मिलती थी। आप उनको देखने से लगता है कि आपको क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, तो मैंने उनको देखा तो मुझे पता लगता था क्वेश्चन यहाँ से आएंगे और मेरी स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए। अब जैसा कि प्री की मेरिट गई थी 78 गई थी, तो उसमें मेरे नंबर आए थे 117 नंबर आए थे मेरे। मेंस की स्ट्रेटेजी ये थी मेरी कि पूरा का पूरा सिलेबस को फॉलो किया जाए, जैसा सिलेबस है सिलेबस के टू द पॉइंट पढ़ा जाए। बड़ा सा सिलेबस होता है, हिंदी भी होती है, इंग्लिश भी होती है, और कम टाइम में आपको रिवीजन भी करना पड़ता है। तो सिलेबस के में जो लिखी हुई बात है उस पर आपको एटलीस्ट हर एक पॉइंट पे कम से कम 20 से 30 या 40-50 शब्दों में आपको नॉलेज होना ही चाहिए, किसी भी बात पर, ऊपरी सतह पर, ऊपरी तौर पर। उसके बाद और टेस्ट अधिक से अधिक दे। और जो मेंस की जो मेरिट गई थी वो गई थी 344, तो आपको कम से कम आपका टारगेट होना चाहिए कि मैं सब में 100 नंबर ले आऊँ। तो उस हिसाब से जो आप 100 नंबर का ले आते हो तो आपका सिलेक्शन मुझे लगता है कि श्योर होगा। और हिंदी इंग्लिश पे भी विशेष कर जो चौथा पेपर है, 4 पेपर होते हैं आरएस में, तो चौथा पेपर जो होता है वो हिंदी इंग्लिश का होता है। उसमें आपकी जो स्पेशल रणनीति ये होनी चाहिए कि इस पेपर को कैसे जल्दी से पूरा किया जाए, अधिक से अधिक अंक कैसे अर्जित किए जाए इस पेपर में। तो उसमें मैंने बहुत कोशिश की थी ऐसे लिखने। इंग्लिश शुरू से मेरी कमज़ोर रही थी, तो उसकी वजह से मैंने इंग्लिश पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया। जो भी इंग्लिश की जो ग्रामर थी, इंग्लिश के जो ऐसे आता था, उस पर मैंने अधिक से अधिक पकड़ बनाने की कोशिश की ताकि नंबरों को सुधारा जा सके इंग्लिश में। यही रणनीति थी मेरी। और इंटरव्यू में मेरा यही था कि आप बाड़मेर से, मैं जैसे कि बाड़मेर से हूँ, तो मेरे डिस्ट्रिक्ट से, मेरी हॉबी से, जो मैंने पीजी किया है हिस्ट्री से, तो उसके बारे में मुझे क्वेश्चन अधिक से अधिक पूछे गए थे। तो यही जो आपकी जो बैकग्राउंड होता है उसी से क्वेश्चन पूछते हैं। अच्छा सर, आप 1-2 ऐसे क्वेश्चन बताइए इंटरव्यू में जो आपको मतलब पूछे गए हैं,
जो मतलब उनको पता चाहिए, काफ़ी सारे स्टूडेंट को लगता है इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन किए जाते हैं, थोड़ा बहुत बताइए आपने किस प्रकार उनका आंसर दिया? जैसा कि मुझे उन्होंने कहा था कि बाड़मेर के कौन से 3 क्षेत्र हैं ऐसे जो पिछड़े हुए हैं जहां आप विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। तो मैंने उनको बताया था कि बाड़मेर में पर्यटन की बहुत संभावनाएं हैं, पर्यटन सबसे ज़्यादा कमज़ोर है हमारा, तो पर्यटन की संभावनाएं हैं। उसके अलावा जो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, सड़कें, बिजली, पानी की व्यवस्था बहुत कम है, तो उनको कैसे सुधारा जाए। और तीसरा मैंने उनको बताया था कि जो एनर्जी हैं, जो रीन्यूएबल एनर्जी हैं, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, उनमें बहुत ज़्यादा संभावना की आवश्यकता है बाड़मेर ज़िले में, तो जैसा कि वो हो ही रहा है। तो ये मेरा क्वेश्चन था एक। और दूसरा क्वेश्चन था मेरा कि मेरे हॉबी से पूछे गए थे मुझे, और हिस्ट्री से था कि इतिहास पुनर्लेखन में क्या चल रहा है आजकल, इतिहास पुनर्लेखन क्यों होना चाहिए, ऐसा कुछ क्वेश्चन थे। सर जैसा कि आपने बताया कि आरएएस में 4 लाख एग्ज़ाम देते हैं, आपकी आखिर 178 रैंक लगी, तो उनमें से आपने क्या अलग किया? आपको क्या लगता है, आपको मतलब किस रैंक, आपको शुरुआत में क्या लगा मैं इस रैंक पर जा सकता हूँ? आप मुझे लगा तो यही था कि एक बार प्री हो जाए तो ठीक रहेगा। अच्छा। जैसा कि जब मैंने एग्ज़ाम का फॉर्म भरा था, फिर जब प्री हो गया तो मुझे लगा कि अब एक बार मेंस हो जाए तो ठीक रहेगा। और जैसा कि आदमी की जो इच्छा होती है कि वो दिनों दिन अच्छा काम, अच्छी बड़ी अचीवमेंट प्राप्त करना चाहता है, तो मेंस होने के बाद मुझे लगा कि अब मैं एक बार जैसा तैसा है, क्योंकि मैं बेरोज़गार था, तो मुझे लगता था कि एक बार जैसे तैसे नौकरी लग जाए तो अपना जो काम है वो बन सकता है। उसके बाद क्योंकि आरएस का एक जो लंबा प्रोसेस है, वो बेरोज़गार रहते हुए करना एक बहुत ज़्यादा असंभव काम सा लगता है, क्योंकि 3 बार मेरा मेंस आगे खिसका था, 3 बार मेरा इंटरव्यू आगे खिसका था। तो हर बार आप घर जाते हो तो गांव जाते हो तो गांव वाले पूछते हैं कि अभी तक हुआ कि नहीं हुआ, अभी तक हुआ कि नहीं हुआ। तो बार बार मुझे लगता था कि मतलब एक मन में लगता था कि ये चल क्या रहा है यार, ये बार बार मतलब तो समझ में नहीं आता था। तो मुझे लगता था कि सबसे पहले मेरी जॉब लग जाए, जैसे तैसे रैंक आए, जॉब लग जाए, मैं उसी में संतुष्ट रहूँगा। जैसा कि अब 178 रैंक आई है तो ठीक लग रहा मुझे। मैं कोशिश करूँगा कि और मैं अपनी रैंक को बेहतर करूँ और अगली बार प्रॉपर एसडीएम के लिए बन सकूँ। सर सबसे बड़ी बात होती है मोटिवेशन। आपका 10 साल से आप एग्ज़ाम जैसा कि तैयारी कर रहे हो, तो आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला? आपके फ्रेंड दे रहे, आपके माता पिता दे रहे, आपको आपके जो भी या कोचिंग वाले दे रहे? मोटिवेशन सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि 10 साल तक निरंतरता बनाए रखना सबसे बड़ी चीज़ होती है। जैसा कि जितनी लंबी प्रोसेस है उसमें मुझे लगता है कि घर वालों का तो निश्चित रूप से सहयोग चाहिए ही चाहिए, क्योंकि जब तक आपको घर वाले सपोर्ट नहीं करेंगे, कई मामलों में सपोर्ट माना कि नहीं हो पाता है उनसे भी, पैसों के मामले में या किसी और मामले में, तो जब घर वाले जब सपोर्ट करते हैं, घर वालों ने हमेशा मुझे एक ही बात कही थी कि जैसा है जो मन में है वो करो। जैसा कि जब मैंने साइंस ली थी तो मैं साइंस में बिल्कुल पूरी तरह से असफल रहा था। मैंने 12th तक साइंस थी मेरी, उसके बाद मैंने कोचिंग की थी IIT से, तो मेरा बिल्कुल सिलेक्शन हुआ नहीं उसमें। तब भी घर वालों ने यही कहा कि कोई नहीं, जो इच्छा हो वो करो। तो जो मुझे लगता है कि जो घर वालों का ये जो मॉरल सपोर्ट है वो मिलने से कहीं ना कहीं सफलता ज़रूर मिलेगी। और दूसरा कि जैसा कि कोचिंग में जाते थे तो कई ऐसे जो जिनके सिलेक्शन हुए हैं वो आते थे तो मोटिवेट करते थे, तो उनसे भी मोटिवेशन मिलता था। और सबसे ज़रूरी है जो सेल्फ मोटिवेशन, आपको बाहर से मोटिवेट किया हुआ तो 2 या 3 दिन तक रह सकते हो आप, लेकिन जो मन से जो ऊर्जा मिलती है, मन से जो आत्मविश्वास मिलता है, उसको बनाना बहुत ज़रूरी है। जब तक वो नहीं आएगा आप निरंतरता से काम नहीं कर पाओगे। मुझे लगता था कि उसमें वो सबसे ज़रूरी है। बिल्कुल सर। सर जयपुर में पढ़ाई के मतलब कैसा माहौल है अगर कंपैरिजन किया जाए दिल्ली से? दिल्ली में यूपीएससी के लिए मतलब हब माना जाता है, तो आप जयपुर में भी आईएएस के लिए मतलब पढ़ाई कर सकते हैं। तो आपका क्या मानना है कि जयपुर में कैसा माहौल है स्टूडेंट्स का? मुझे लगता है कि जहाँ भी कोचिंग अवेलेबल हो या फिर जहाँ भी आपको लगे कि आपको हेल्प मिल सकती है, अब दिल्ली के लिए तो IAS के लिए तो मानते हैं जैसे कि दिल्ली है, तो और जयपुर से भी हो सकता है। एक बार कोचिंग करने के बाद कोचिंग से थोड़ी सी हेल्प मिल सकती है आपको, तो एक बार कोचिंग करने के बाद जयपुर में कोचिंग खुल गई जैसा कि IAS की, उसके बाद लगता है कि मुझे निश्चित तौर पर जयपुर से भी की जा सकती है कोचिंग और कहीं से भी की जा सकती है। एक बार आदमी यदि ठान ले, ऐसे कई एग्जांपल्स हैं जो हमारे सामने जो इस बार भी हुए हैं। कई बहनें बनी हैं और जो कई जो लेडीज़ हैं जो चपरासी लगी हुई थी वो बनी हैं, तो उनसे कहीं ना कहीं हमें भी मोटिवेट मिलता है कि यार ये बन सकते हैं तो अपन क्यों नहीं बन सकते। तो मुझे लगता है कि मैं इनसे मुझे प्रेरणा और मिलेगी और मैं और अपनी रैंक को इम्प्रूव करूँगा। सर जैसा कि आपको पता आरएएस का आपने एग्ज़ाम दिया है तो आपने मतलब सफलता भी हासिल की, उसमें जैसे अदर स्टेट पीसी और आरएएस मतलब पीसीएस के बारे में मतलब डिफ़िकल्ट है या फिर आपके मतलब क्या मानना है इसमें? बाकी स्टेट का तो मैंने PCS ज़्यादा मतलब दिया नहीं है तो मुझे उनके विषय में जानकारी नहीं है, लेकिन उनका जो उनकी जो अलग सबकी अपने अपनी अलग स्ट्रेटेजी होती है, अपना अपना पैटर्न होता है। जैसे कि UPPCS का अलग होगा, RPSC का अलग होगा, तो सबके सबसे बड़ी रणनीति है कि आपको सिलेबस को फॉलो करें
उसके अनुसार पढ़ाई करे, निरंतरता बनाए रखे। ये सब गुण होते हैं जो आपको सफल व्यक्ति बनाते हैं। सर अंत में आप क्या सजेशन देना चाहेंगे और आपकी सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे? अंत में क्या कहना चाहेंगे? मेरी सफलता का श्रेय निश्चित तौर पर मैं अपने स्वर्गीय दादाजी को देना चाहूँगा। मुझे प्रेरणा उन्हीं से मिलती थी, वही सबसे ज़्यादा मुझे अभिप्रेरित करते थे। और जो नए जो एस्पिरेंट्स आएंगे, मैं भी उनके साथ में एग्ज़ाम वापस दूंगा। तो एक ही बात कहना चाहूँगा उनसे कि निरंतरता और धैर्य बनाए रखें, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। थैंक यू सर, आपने टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।